हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट और अमीलोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। पर इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, आप डेवलपमेंट ऑफ टूथ वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपकी ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। इसलिए उस वीडियो को मैंने आई बटन पर लगा दिया है, उसको देख लेना। सो आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट एंड सेकंड टॉपिक है हमारे इस वीडियो का अमीलोजेनेसिस। दोस्तों, कायदे से हमको अमीलोजेनेसिस पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि अमीलोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ इनेमिल ऑन टूथ। पर हम पढ़ रहे हैं पहले लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट, क्योंकि देखने के बाद अमीलोजेनेसिस आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सो लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट में 6 स्टेजेस होती हैं। इसको हम एक निमोनिक से याद रखेंगे, मॉफ में पढ़। जैसे होता है ना कि घर में पढ़, ट्यूशन में पढ़, तो वैसे ही मान लो मॉफ एक जगह है, तो हम एक किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि मॉफ में पढ़। सो एम से मॉर्फोजेनिक स्टेज, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एफ से फॉर्मेटिव स्टेज, एम से मैच्योरेटिव स्टेज, पी से प्रोटेक्टिव स्टेज एंड डी से डेस्मोलाइटिव स्टेज। तो दोस्तों, आप ऐसे इन सारे स्टेजेस को याद रख सकते हो। वैसे और भी निमोनिक्स होते हैं बड़े बड़े, पर आप ये छोटा सा निमोनिक याद रखो तो आसानी से आपको याद रहेगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ अमीलोब्लास्ट। और अमीलोब्लास्ट होता क्या है? अमीलोब्लास्ट एक ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इनेमिल बनाएंगे। और अमीलोब्लास्ट बनता किससे है? खुद ये इनर इनेमिल एपिथेलियम जब डिफ्रेंशिएट करता है तो अमीलोब्लास्ट बनता है। मोस्ट एडवांस इन रीजन ऑफ इंसाइजल एज एंड टिप्स ऑफ कस्प। ये सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कहाँ पे करता है? इंसाइजल एजेस पे और टिप्स ऑफ कस्प पे। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मेस्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इनेमिल की जरूरत भी यहीं पर होती है। और लीस्ट एडवांस इन रीजन ऑफ सर्वाइकल लूप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोजेनिक स्टेज। दोस्तों, इस स्टेज की नाम से मालूम पड़ रहा है कि अमीलोब्लास्ट के जो मॉर्फोजेनी है, सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में चेंजेस आते होंगे। तो इसके लिए हमने इनेमिल ऑर्गन का एक पार्ट ले लिया। ये कौन सा है? इनर इनेमिल एपिथेलियम का। और इनर इनेमिल एपिथेलियम डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं? अमीलोब्लास्ट। सो इसके दो एंड हैं। डिस्टल एंड जो डेंटल पेपिला के पास है उसे बोलते हैं डिस्टल एंड, और जो दूर में है उसे बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल एंड। ये क्या है? डेंटल पेपिला। और यहाँ पे टर्मिनल बार्स का फॉर्मेशन होता है। अब टर्मिनल बार्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। सेल्स। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी मॉर्फोजेनेसिस चेंज होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स देखते हैं कैसे शेप के होते हैं। शॉर्ट एंड कॉल्यूमनार विद लार्ज ओवल न्यूक्लियाई। अब इसमें कैसे होते हैं? ये लार्ज ओवल न्यूक्लियाई होते हैं, और इतने लार्ज होते हैं कि जो ऑलमोस्ट फिल्स द सेल बॉडी। गोल्जी apparatus एंड सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड इन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेल। जो गोल्जी apparatus और सेंट्रियोल्स होते हैं ये सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड पर ही होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, और माइटोकॉन्ड्रिया पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं। टर्मिनल बार्स क्या है जो हमने डायग्राम में देखा दोस्तों? ये पॉइंट्स ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल्स। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ अमीलोब्लास्ट, टर्मिनल बार्स अपीयर होते हैं अलोंग विद मार्जिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? बेसल रीजन ऑफ सेल में। नेक्स्ट पॉइंट है अमीलोब्लास्ट इंटरेक्ट बिटवीन एडजेसेंट मेसेनकाइमल सेल्स विच डिटरमाइन द शेप ऑफ डेंटो इनेमिल जंक्शन एंड क्राउन। अब जो अमीलोब्लास्ट हैं, जो इनर इनेमिल एपिथेलियम डिफरेंशिएट करके अमीलोब्लास्ट बने थे, ये वाले अमीलोब्लास्ट इंटरेक्ट करेंगे बिटवीन एडजेसेंट मेसेनकाइमल सेल्स यानी कि वो डेंटल पेपिला। और जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद इनेमिल बनेगा। तो इनेमिल बनने के बाद डिटरमाइन होगा शेप ऑफ डीईजे एंड क्राउन। सेकेंड स्टेज है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में दोस्तों हमने इनेमिल ऑर्गन का ये वाला पार्ट लिया था। ये वाला पार्ट को हमने यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया है। सो सेकंड स्टेज ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है। इसमें क्या होता है? इनर इनेमिल एपिथेलियम इंटरेक्ट विद एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विच डिफरेंशिएट टू ओडोंटोब्लास्ट। यानी कि इनर इनेमिल एपिथेलियम जब इंटरेक्ट करते हैं एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के साथ, डेंटल पेपिला के साथ, तो ये डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। और ओडोंटोब्लास्ट क्या बनाता है? डेंटिन। अब यहाँ पे सेल्स कैसे हो जाते हैं? सेल्स यहाँ पर लॉन्गर न्यूक्लियस फ्री जोन्स, क्योंकि यहाँ पर अब लॉन्ग हो चुके हैं सेल्स, इसीलिए न्यूक्लियस फ्री जोन भी दिखता है। जबकि पहले वाली स्टेज में
सेल्स शॉर्ट थे तो और न्यूक्लियस भी बड़ा था, इसलिए न्यूक्लियस फ्री जोन इतने दिखाई नहीं देते। पर यहाँ पे जब ये सेल्स लॉन्ग हो जाते हैं तो न्यूक्लियस फ्री जोन्स भी दिखने लग जाते हैं। डिस्टल एंड ऑफ सेल्स बिकम एज लॉन्ग एज प्रॉक्सिमल पार्ट्स। जितना डिस्टल एंड ग्रो करता है उतना ही प्रॉक्सिमल पार्ट भी ग्रो करता है। ड्यूरिंग टर्मिनल फेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, दोस्तों पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल फेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन बाय ओडोंटोब्लास्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओडोंटोब्लास्ट से डेंटिन बनता है ना, तो ये स्टार्ट कब होता है? टर्मिनल फेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में। और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डेंटिन एक क्रिटिकल फेज है। अब आप दोस्तों इस डायग्राम में समझो, देखो होता क्या है ना, इनिशियली जो ये अमीलोब्लास्ट है, इनर इनेमल एपिथेलियम है, ये न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं इन डेंटल पेपिला से। अब होता क्या है, जब इनका इंटरेक्शन इनके साथ होता है तो फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो न्यूट्रिशन इनको इनर इनेमल एपिथेलियम को डेंटल पेपिला से मिल रहा था, ये मिलना बंद हो जाता है। तो अब इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फिर इनको मिलता है इन कैपिलरीज से। और ये कैपिलरीज कौन सी हैं? डेंटल सेक की। ये इसको इनेमल ऑर्गन को सराउंड करके रखती है ना, डेंटल सेक, तो उसकी जो कैपिलरीज होती हैं उससे अब इनर इनेमल एपिथेलियम को न्यूट्रिशन मिलता है। अब आप जानते होंगे कि इनर इनेमल एपिथेलियम होता है स्टिलेट इंटरमीडियम, और यहाँ पे स्टिलेट रेटिकुलम, आउटर इनेमल एपिथेलियम, उसके बाद आता है डेंटल सेक। तो आउटर इनेमल एपिथेलियम भी ऐसे रहता है और ये स्टिलेट इंटरमीडियम भी, लेकिन जो बीच में स्टिलेट रेटिकुलम वाले सेल्स होते हैं, स्टार शेप वाले, वो डिजनरेट हो जाते हैं ताकि इनर इनेमल एपिथेलियम और कैपिलरीज ऑफ डेंटल सेक के बीच में स्पेस कम हो सके और इससे न्यूट्रिशन इसको अच्छे से मिल सके। तो अब क्या होगा, पहले इनिशियली इससे न्यूट्रिशन मिल रहा था और अब बाद में इससे मिलने लगता है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लाई। तो अब इसी को हम थ्योरी में देखते हैं, जो भी हमने इस डायग्राम में देखा। As long as inner enamel epithelium is in contact with connective tissue of dental papilla, it receives nutrient material from blood vessels of this tissue. When dentin forms, जब dentin बन गया, it cut off ameloblast. Then they are supplied by, किससे मिलने लगा? Capillaries that surround and may penetrate inner enamel epithelium. This reversal of nutritional source is characterized by proliferation of capillaries of dental sac and by gradual reduction and disappearance हो जाता है किसका? स्टिलेट रेटिकुलम का। Thus distance between capillaries, stratum intermedium and ameloblast layers shorten हो जाता है। क्यों डिसअपीयरेंस हुआ ही क्यों? ताकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाए। दोस्तों शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो, इसलिए मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ कि कहीं पे हम इनर इनेमल एपिथेलियम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे अमीलोब्लास्ट का। तो इनर इनेमल एपिथेलियम और अमीलोब्लास्ट वर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं है। इनर इनेमल एपिथेलियम क्या है? एक ऐसी लेयर सेल्स की जो इनर है और इनेमल बनाएगी, और एक एपिथेलियम है जो वही डिफ्रेंशिएट करती है, तो उसे हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। तो चाहे आप इनर इनेमल एपिथेलियम बोलो और अमीलोब्लास्ट, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हुआ हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। अब तीसरा है फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं ना, ये लॉन्ग रहते हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में थे, इनका शेप वैसे ही रहता है जैसा कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में था। बस एक डिफरेंस ये आता है कि फॉर्मेटिव स्टेज में ब्लंट प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। अमीलोब्लास्ट एंटर्स फॉर्मेटिव स्टेज आफ्टर फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन इज फॉर्म्ड। जब फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बन जाता है तब अमीलोब्लास्ट एंटर कर जाते हैं फॉर्मेटिव स्टेज में। और दोस्तों डेंटिन नहीं, ये है इनेमल। डेंटिन किससे? येलो कलर से दिखाया था। डेंटिन भी होगा पर यहाँ पे इनेमल फॉर्मेशन होने लगता है, वो मैंने दिखाया नहीं है कलर से। द प्रेजेंस ऑफ डेंटिन इज नेसेसरी फॉर बिगिनिंग ऑफ इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन। दोस्तों इनेमल बनने के लिए इनेमल मैट्रिक्स बनता है, और इनेमल मैट्रिक्स के लिए डेंटिन का प्रेजेंस होना ये ज़रूरी होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में पहले डेंटिन बन गया, अब उसके बाद इनेमल बना। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इनेमल मैट्रिक्स क्या क्या होता है? अमीलोब्लास्ट रिटेन एज सेम लेंथ एंड अरेंजमेंट, सेम रहती है लेंथ और अरेंजमेंट, कोई डिफरेंस नहीं आता। चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, एंड नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन में चेंज आता है। अर्लीस्ट अपरेंट चेंज इज डेवलपमेंट ऑफ
ब्लंट सेल प्रोसेसेस ऑन अमीलोब्लास्ट सरफेस, और इन्हीं ब्लंट सेल प्रोसेसेस से इनेमल का फॉर्मेशन होता है फॉर्मेटिव स्टेज में। फोर्थ आती है मैच्योरेटिव स्टेज। दोस्तों इस स्टेज में ब्लंट सेल प्रोसेसेस इनेमल का लेयर बन जाती है, फर्स्ट लेयर। अब मैच्योरेटिव स्टेज में इनेमल का मैच्योरेशन होता है। सो फोर्थ स्टेज देखते हैं। Enamel maturation begins after most of thickness of enamel has been formed in incisal and occlusal area. इन सर्वाइकल पार्ट्स ऑफ क्राउन, दो सर्वाइकल पार्ट्स क्या होते हैं जहाँ पे इनेमल का फॉर्मेशन कम होता है, जहाँ पे इनर इनेमल एपिथेलियम और आउटर इनेमल एपिथेलियम का कांटेक्ट होता है। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये वर्ड अच्छे से मालूम होगा। इन सर्विकल पार्ट्स ऑफ क्राउन इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोग्रेसेस एट दिस टाइम। दोस्तों होता क्या है ना, जैसे इनेमल ऑर्गन का ये इनर इनेमल एपिथेलियम वाला पार्ट है, तो सर्वाइकल पार्ट में इनिशियल वाले स्टेजेस चल रहे होते हैं, और इंसाइजल एजेस और ऑक्लूजल वाले एरिया में जो ये मैच्योरेटिव स्टेज है और प्रोटेक्टिव स्टेज है, डेस्मोलाइटिव स्टेज जो आगे आएंगे वो वाले स्टेज चल रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इनर इनेमल एपिथेलियम में एक जैसे स्टेज चल रहे हैं। तभी तो ये कहा जाता है कि इंसाइजल एज और ऑक्लूजल एरिया में इनेमल का मैच्योरेशन जल्दी और ज़्यादा होता है, जबकि सर्वाइकल पार्ट में कम होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेज में भी आगे हैं और जो सर्वाइकल पार्ट वाले होते हैं वो पीछे होते हैं। तभी देख रहे हो ना आप कि सर्वाइकल पार्ट में इनेमल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन इस स्टेज में स्टार्ट हुआ, और जबकि इंसाइजल एज और ऑक्लूजल वाले एरिया में तो मैच्योरेशन भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद द अमीलोब्लास्ट आर रिड्यूस्ड इन लेंथ। अब अमीलोब्लास्ट रिड्यूस होने लगते हैं लेंथ में ड्यूरिंग इनेमल मैट्रिक्स मैच्योरेशन एंड आर क्लोजली अटैच्ड टू इनेमल मैट्रिक्स से। स्टिलेट इंटरमीडियम के जो सेल्स होते हैं वो अपने क्यूबॉइडल शेप को लूज कर देते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट को भी लूज कर देते हैं, और कैसे हो जाते हैं? स्पिंडल शेप के। ड्यूरिंग मैच्योरेशन द अमीलोब्लास्ट डिस्प्ले माइक्रोविलाई। इसमें कैसे क्या दिखते हैं? माइक्रोविलाई दिखते हैं एट डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। दोस्तों आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप इन नोट्स को बाद में भी पढ़ सकते हो। तो हम देखते हैं अब फिफ्थ स्टेज, प्रोटेक्टिव स्टेज। इसमें क्या होता है? व्हेन द इनेमल इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड फुल्ली कैल्सिफाइड, यानी कैल्शियम का डिपोजिशन हो चुका, तब द अमीलोब्लास्ट चीज टू बी अरेंजिंग इन वेल डिफाइंड लेयर। अमीलोब्लास्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अरेंज होने के लिए इन वेल डिफाइंड लेयर में, और ये होने के बाद अब अमीलोब्लास्ट नो लॉन्गर बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ स्ट्रेटम इंटरमीडियम एंड आउटर इनेमल एपिथेलियम। और जब अमीलोब्लास्ट चेज हो जाते हैं वेल डिफाइंड लेयर में, तो उसी को हम कहते हैं रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम। अभी रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम क्या होता है? दीज सेल लेयर्स देन फॉर्म स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कवरिंग ऑफ इनेमल। ये क्या बनाते हैं? सेल लेयर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो कवर कर लेता है इनेमल को। इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है मैच्योर इनेमल को बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू अंटिल टूथ इरप्ट ना हो जाए। जब तक ये टूथ इरप्ट नहीं होता तब तक ये एक मैच्योर इनेमल को प्रोटेक्ट करके रखता है बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये है सारे कनेक्टिव टिश्यू, और ये बन गया रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम, और यहाँ पर होगा इनेमल। तो इनेमल को कनेक्टिव टिश्यू से किसने बचा रखा है? रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम में। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कनेक्टिव टिश्यू इनेमल से इंटरेक्ट कर जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों होगा ये, अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट कर जाए तो इनेमल रिजॉर्व हो सकता है, और सीमेंटम के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन सकते हैं। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ बन जाती है रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम। सिक्स्थ स्टेज है डेस्मोलाइटिक स्टेज। रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम प्रोलिफेरेट और इंड्यूस एट्रोफी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एट्रोफी यानी कि डेड करते हैं या रिड्यूस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। इट इज़ प्रोबेबल दैट एपिथेलियल सेल्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि एबल होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को बाय डेस्मोलाइसिस। अब दोस्तों अगर इफ प्रीमेच्योर डिजनरेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम, अगर पहले ही रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम का टाइम से पहले अगर डिजनरेशन हो गया तो उसकी वजह से डिलेड इरप्शन भी हो सकता है, इसलिए इसका होना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हमने देख लिए अब 6 स्टेजेस ऑफ अमीलोब्लास्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट। अब हम देखते हैं अमीलोजेनेसिस। अमीलोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इनेमल ऑन टीथ। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है।
फर्स्ट स्टेज को कहते हैं सेक्रेटरी फेज और सेकेंड स्टेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट स्टेज में प्रोटीन्स एंड एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फॉर्म अ पार्शियली मिनरलाइज्ड इनेमल और सेकेंड स्टेज में कंप्लीट इनेमल का मिनरलाइजेशन। अमीलोजेनेसिस को हमने डिस्क्राइब किया था 6 फेजेस में जो हम पढ़ चुके हैं, पर जनरली सब डिवाइड किया जाता है अमीलोजेनेसिस को 3 मेन फंक्शनल स्टेजेस में। पहला है प्री सेक्रेटरी स्टेज, सेकंड सेक्रेटरी स्टेज एंड थर्ड मैच्योरेशन स्टेज। सबसे पहले प्री सेक्रेटरी स्टेज में क्या होता है, द डिफरेंशिएटिंग अमीलोब्लास्ट एक्वायर देयर फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस एक्वायर की जाती है इस वाली स्टेज में, और चेंज पोलैरिटी को हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेंट्रियोल्स और अदर ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्टिंग में होते हैं प्रॉक्सिमल साइड ऑफ अमीलोब्लास्ट, पर बाद में ये चले जाते हैं डिस्टल एंड पे, और माइटोकॉन्ड्रिया तो डिस्पर्स होते ही हैं साइटोप्लाज्म में। तो इसी को हम कहते हैं चेंज पोलैरिटी या फिर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी कि ऑर्गेनल स्टार्टिंग में प्रॉक्सिमल एंड पे थे और बाद में इस स्टेज के बाद में डिस्टल एंड पे आ गए। थर्ड डेवलप, इस वाली स्टेज में डेवलप होता है एक्सटेंसिव प्रोटीन सिंथेटिक एपरेटस। फोर्थ प्रिपेयर टू सिक्रीट द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ इनेमल का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ इनेमल कंसिस्ट 90% अमीलोजेनिन होते हैं इसमें और 10% नॉन अमीलोजेनिन, और 10% नॉन अमीलोजेनिन में क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन हैं, इनेमिलिन, टफ्टेलिन एंड थर्ड अमीलोब्लास्टलिन। सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग सेक्रेटरी स्टेज अमीलोब्लास्ट इलेबोरेट एंड ऑर्गेनाइज द एंटायर इनेमल थिकनेस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाईली ऑर्डर्ड टिश्यू। थर्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन स्टेज में अमीलोब्लास्ट मॉड्यूलेट और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक आयंस, किसके लिए, मिनरलाइजेशन के लिए। और मिनरलाइजेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो दोस्तों यहाँ पर इनेमल ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में लेंगे डेंटिन टॉपिक के साथ, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।